Namaste, good afternoon. Just एक छोटा सा announcement. We will begin in shortly in 5 minutes. हम थोड़ा और लोगों के लिए वेट कर रहे हैं जो ज्वाइन कर सके. 3-4 मिनट वेट करके फिर हम अपना वेबिनार शुरू कर देंगे. Request you all to please wait and thank you for your patience. Hello everyone. छोटा सा announcement. हम 3. Thank you. Very good afternoon हमारे सभी व्यूअर्स और जिन्होंने भी हमें आज ज्वाइन किया है. थैंक यू हमारे साथ आज जुड़ने के लिए. सेंटर फॉर रिस्पांसिबल बिजनेस की तरफ से मैं श्रेया आज आप सभी को वेलकम करती हूँ हमारे इस वेबिनार में आने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए. आज का वेबिनार खासतौर पर एमएसएमईज की समझ
की समझ को थोड़ा सा बढ़ावा देने की सोच की जैसे तैयार किया गया है। हमारी यही कोशिश रहेगी कि आज की जो भी डिस्कशन हो उससे जो इस एरिया में जो भी खास करके व्यापार और मानव अधिकार को समझने में एमएसएमई को जो कमियां महसूस होती हो पाए। अभी के बारे में नहीं जानते हैं, मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं। CRB यानी सेंटर फॉर रिस्पांसिबल बिजनेस एक पॉलिसी थिंक टैंक है। हमारा मेन फोकस है कि किस तरीके से हम बड़े छोटे और मध्यम वर्ग बिजनेसेस और इंडस्ट्री और अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को इस आइडिया को हम एक आदत एक उसूल के तौर पे इंट्रोड्यूस करा पाए। आज का सेशन आज के सेशन में हम पार्टनर कर रहे हैं ऑफ कोर्स फिज़मी इंडिया के साथ। फिज़मी इंडिया को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, और फाउंडेशन फॉर फ्रीडम जो कि एक जर्मन फाउंडेशन है जो आर्थिक स्वतंत्रता, मानव अधिकार, शहरी शासन और डिजिटल परिवर्तन जैसे कुछ विषयों पर काम करती है। मैंने कहा कि आज का वेबिनार एमएसएमईज को मद्देनजर रखते हुए क्रिएट किया गया है। कंसेप्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि एमएसएमई जो खास एसएमई सेक्टर जो है हमारा, वो हमारी नेशनल इकोनॉमी की बैकबोन है। सीधी भाषा में कहे तो रीढ़ की एक हड्डी जैसे है। और इसी सिलसिले में क्योंकि एसएमई का लार्ज बिजनेसेस, बड़े और ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफी इन्वॉल्वमेंट एंगेजमेंट होता है, उससे कई बार जिस ढांचे के अंदर बड़े बिजनेसेस अपने आप को रखते हैं, जिस तरह की रिपोर्टिंग उन्हें करनी पड़ती है, वो कहीं ना कहीं एमएसएमई पर भी रिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसा कई बार देखा गया है, डिस्कस किया गया है कि एमएसएमईज को इन तरीकों के ढांचों में या फ्रेमवर्क्स में या रिपोर्ट करने में जितना भी जिम्मेदार व्यवसाय आचरण से जुड़ा हुआ जिस तरीके का डेटा है, उस डेटा को समझने में या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, उन चीज़ों को करने में एमएसएमईज को कुछ दिक्कतें आती हैं। तो आज का ये सेशन हम उम्मीद करेंगे कि आप जो भी सुने, जो भी समझे, हम उम्मीद करेंगे कि जो भी दिक्कतें आपको आती हैं वो थोड़े हद तक कम हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अब अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। हमारे साथ सबसे पहले है फिज़मी इंडिया के। ये हमें थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरीके से इंडस्ट्री एसोसिएशन क्या पहल करती है या क्या इनिशिएटिव लेती है कि एसएमई सेक्टर जिम्मेदार व्यवसाय आचरण को अडॉप्ट कर पाए। हमारे साथ डॉक्टर विद्या टिक्कू भी, ये वाइस प्रेसिडेंट सस्टेनेबिलिटी है आदित्य बिरला ग्रुप के साथ। ये हमें बताएंगी कुछ प्राथमिक विषय जिन एक एसएमई को या एक छोटे बिजनेस को या मध्यम बिजनेस को फोकस करना चाहिए एक जिम्मेदार व्यवसाय आचरण की तरफ जाने के लिए। और ऑफ कोर्स हमारे साथ नंदिनी शर्मा है, डायरेक्टर सीआरबी। नंदिनी हमें समझाएंगी कि क्या अगर कि जिम्मेदार व्यवसाय से जुड़ा हुआ जो भी डेटा पॉइंट है या जो भी इंफॉर्मेशन हमें अगर किसी पेपर पे लिखनी है या भरनी है या सरकारी तौर पे कोई इंफॉर्मेशन डालनी है, तो उस चीज़ के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, हमें क्या गाइड्स होने चाहिए और क्या होनी चाहिए उस इंफॉर्मेशन को सबमिट करने के लिए। तो इसी के साथ हम उम्मीद करेंगे कि आज का सेशन आप हद तक मदद कर पाएगा। एंड अब मैं इनवाइट करूंगी नंदिनी शर्मा को इस वेबिनार को ओपन करने के लिए।
Thank you, Shreya. A very good afternoon. सबको बहुत नमस्कार. Warm welcome to all who've joined us, and especially उनको जो हमें दूसरी बार इस वेबिनार 3-part सीरीज वेबिनार में ज्वाइन कर रहे हैं. मेरी ये जानकारी है कि कुछ जो हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं वो नए बिजनेसेस भी हैं, तो ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि और भी बहुत सारे SMEs हैं जो कि इस विषय पे और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और सक्षम होना चाहते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने पे. जैसा कि श्रेया ने आज आप हमको बताया है कि इस वेबिनार में हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम ऑपरेशनल और एक्सिक्यूशन रिलेटेड या इम्प्लीमेंटेशनल एस्पेक्ट्स को पे ज्यादा जोर दें, इसको ज्यादा फोकस पे रखें. पिछले वाले वेबिनार में हमने जो डिस्कस किया था वो था कि क्यों एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस होना जरूरी है, क्या रिस्पॉन्सिबल बिजनेस का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन जब हम कहते हैं कि एक बिजनेस को अपने ऑपरेशन में, अपनी थिंकिंग में, अपने डिसीजंस जो वो लेते हैं उन सब में एक तरीके की एक जिम्मेदारी को लाना जरूरी है. और उसका किस तरीके से SMEs बेनिफिट, अगर वो इन सभी बातों को ध्यान रखते हैं अपने ऑपरेशंस में, अपने डिसीजन, अपनी थिंकिंग में, तो किस तरीके से उनको बेनिफिट हो सकते हैं. इन सब चीजों पे हमने प्रकाश डाला था पिछले वेबिनार में. क्योंकि हमारे साथ कुछ नए लोग भी जुड़े हुए हैं, हम इस पे इन कॉन्सेप्चुअल सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी पे बीच बीच में इस वेबिनार के दौरान भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फिर से थोड़ा एम्फसाइज करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही फंडामेंटल है इस डिस्कशन के लिए. बट फोकस जैसा कि कहा एग्जीक्यूशन पे रहेगा, और हमने इस पॉइंट को सॉर्ट ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव रखते हुए इस को एक तरीके से पार्टिसिपेटरी बनाने की कोशिश करिए. सो आप सबसे विनम्र आग्रह है कि जितना हो सके आप इस पे पार्टिसिपेट करिए. जितने आपके क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट्स, चैलेंजेस एक्सेट्रा हैं, आप प्लीज हमारे साथ शेयर करिए. ये शायद ये ना हो पाए कि हम इमिडिएटली सबके सॉल्यूशंस दे पाए, बट इन्हीं डिस्कशंस के थ्रू शायद हम एक सॉल्यूशन पे आ पाए या इन्हें दूसरे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके सामने रख पाए, ताकि हमें कुछ सॉल्यूशंस निकल के आए. सो ये एक sort of एक रिक्वेस्ट है सबसे टू पार्टिसिपेट एंड टू बी विद अस थ्रू आउट द सेशन, क्योंकि हम जैसे कि मैंने कहा we'll be touching on a very critical point जो कि एप्लीकेशन बेस्ड है इस वेबिनार के लिए. हमारे साथ मेन जो लीड ट्रेनर रहेंगे वो डॉक्टर विद्या टिक्कू रहेंगे. I'll be sort of supporting her. बट बिफोर वी ओपन हमारा ये जो सॉर्ट ऑफ वर्कशॉप सॉर्ट ऑफ मोड में जो हम वेबिनार करने की कोशिश कर रहे हैं, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इनवाइट श्री अनिल भारद्वाज जी, सेक्रेटरी जनरल फिज्मी. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टू फिज्मी कि उन्होंने हमारे साथ इस वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे पार्टनर किया है. इसकी वो इम्पोर्टेंस आने वाले समय में समझते हुए इन्होंने ये 3 पार्ट सॉर्ट ऑफ वेबिनार हम लोग ये कर रहे हैं. उम्मीद है कि इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे. So I will now maybe request श्री अनिल भारद्वाज जी कि वो इस विषय पे अपने विचार थोड़े प्रकट करें, और मेनली जैसा कि श्रेया ने कहा कि कुछ हमें हमारे साथ शेयर करें कुछ की इनिशिएटिव्स, मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव्स जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस अभी शुरू कर रही हैं या स्थापित कर चुकी हैं, और किस तरीके से अब जब ये बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार के बारे में, बिजनेस और मानव अधिकार के बारे में बातें हो रही हैं, इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, तो एक एसोसिएशन का किस तरीके से आप एक रोल इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं. तो ओवर टू यू मिस्टर भारद्वाज. थैंक यू नंदिनी, और थैंक यू CRP फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. सभी को लगता है कि जैसे जैसे बिजनेसेस एक दूसरे के साथ ग्लोबली भी इंटीग्रेट हो रहे हैं, सप्लाई चेन्स इंटीग्रेट हो रही हैं, तो उसमें हमारा बिहेवियर कैसा हो, उसके जो पैरामीटर्स हैं वो भी एक तरह से ग्लोबलाइज हो रहे हैं, उसके भी स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं. और कोई भी जो सप्लायर है या कंपनी है, यदि किसी सप्लाई चेन का हिस्सा बनना चाहती है, तो उसको एक उसी तरह के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना अपने सिस्टम्स में भी और अपने बिहेवियर में भी, इसकी जरूरत पड़ेगी. जो स्पेसिफिक्स हैं वो तो विद्या टिक्कू जी आपसे बात करेंगी, लेकिन जो
एमएसएमईज का कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में जरूर मैं कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, जब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की और बिजनेसेस की, खासकर एमएसएमईज की, तो कुछ चीज़ें जाननी बड़ी ज़रूरी है। पहली तो कि 90% जो एसएमईज है वो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म्स हैं। फर्म्स का मतलब हुआ कि अनलिमिटेड लायबिलिटी, और 3% ऐसी है कि जो कंपनीज हैं जिसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लेकिन वहां भी चूंकि एमएसएमईज के केस में कोई भी लोन या कोई भी मेजर सरकारी डॉक्यूमेंट साइन करते हुए पर्सनल गारंटीज की जरूरत पड़ती है, तो कहने का मतलब हुआ चाहे आप प्रोप्राइटरशिप फर्म हैं या चाहे आप कंपनी हैं, जो आपकी लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाती है। और इसका मतलब ये है कि फर्म के केस में और कंपनी के केस में भी कि जो लायबिलिटी है वो बेसिकली इंडिविजुअल की हो गई, यानी कि ह्यूमन की हो गई। तो जब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, तो एमएसएमईज जो एक ऐसा सेगमेंट है हमारे बिजनेस का जिसको खुद ही ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को लेके बहुत सारी दिक्कतों का सामना है। और उसका बैकग्राउंड ये है कि जब अंग्रेजों ने भारत करनी है, थोड़ा एसएस बेदी जी को साइलेंट करते हैं, हाँ, कि 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जब राज कर रही थी, तो आपको मालूम होगा कि उसके पहले गदर के बाद में क्वीन ने इंडिया के रीम्स को टेक ओवर किया, और अंग्रेजों के जो कानून इंग्लैंड में थे वही कमोबेश कानून और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ में हिंदुस्तान में बिजनेसेस पे लगाए गए। और ये भी हैरानी की बात है कि ऑलमोस्ट लगभग 1991 तक भी अधिकतर कानून वही जो अंग्रेजों ने बनाए थे कमोबेश वही चलते रहे। उनमें कुछ दिक्कतें बड़ी स्पेसिफिक थी कि हर किसी वायोलेशन का जो एक इम्पैक्ट था वो क्रिमिनल था, उसकी प्रोसीडिंग्स क्रिमिनल थी और उसमें जेल टर्म्स थी। क्योंकि अंग्रेज बहुत मैन्युफैक्चरिंग बेस के रूप में हिंदुस्तान को नहीं डेवलप होते देखना चाहते थे, और अधिकतर फैक्ट्रियां आपको मालूम होगा कि 1947 के बाद ही बननी शुरू हुई। 1947 से पहले तो बहुत कम ही, उंगलियों पे गिन सकते हैं, फैक्ट्रीज थी। सिर्फ उन्हीं चीजों की थी जिन जैसे रेलवे, जो कि ब्रिटिशर्स के हाथ में था और जिसमें ट्रांसपोर्ट करके उन चीजों को इंग्लैंड से लाने बहुत इकोनॉमिकल नहीं था। यहाँ तक कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के जो लॉ हैं वो भी 1908 और 1920 के कानून हैं, जो अभी 2016 तक भी हिंदुस्तान में लागू रहे हैं। और प्रोफेसर विवेक देवराय ने एक स्टडी की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स को बेसिस करते हुए, और उन्होंने पाया कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग जो आत्महत्या करते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग करते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग फार्मर से भी ज्यादा आत्महत्याएं करते हैं। तो वो आत्महत्या क्यों करते हैं? और उनकी आत्महत्या करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो यही है कि हमारे यहाँ फेलियर के बाद जिंदगी इतनी ज्यादा कठिन है और बहुत सारे कानून का पालन करना इतना मुश्किल है कि आदमी को लगता है कि वो खुद अपनी मतलब हत्या ही कर दे, उससे बेहतर है। हमने क्या किया एज एन एसोसिएशन, हमने अमरचंद मंगलदास जो कि हिंदुस्तान की मेजर लॉ फर्म है, उनको एंगेज किया 2012 से 2014 के बीच में, और हमने एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन बना के इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का भारत सरकार को दिया, और उसमें बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे और लोगों ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया। और 2016 को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 प्रोमलगेट हुआ। एसोसिएशन का ये कंट्रीब्यूशन ये हुआ कि जिससे कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने में हमारा ये एक योगदान था, एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था। हालांकि अभी भी जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी है वो सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए है, और फर्म्स के लिए अभी भी बनने में थोड़ा समय लगेगा, यानी कि एक लंबा रास्ता भी और तय करना है। दूसरी बात जो बड़ी समझने की है कि यदि आप एक बेसिक सवाल आज किसी से भी पूछते हैं भारत में, खासकर जो यंग जनरेशन है, कि उनमें से कितने लोग ऐसे हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की फैक्ट्री लगाना चाहेंगे, तो अधिकतर लोग वो होंगे जो फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते हैं। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि फैक्ट्री लगाना और चलाना, खासकर मैन्युफैक्चरिंग करना, एक इन कानूनों के मकड़जाल की वजह से एक बहुत ही मुश्किल काम है। उसके बजाय
सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ हुई, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर के अधिकतर कानून 1991 के बाद के कानून है, खासकर आईटी आईटीएस के यदि आप देखते हैं, जिसमें आज सबसे ज्यादा ग्रोथ है। और 2000 से 2020 की जो पूरी जनरेशन है 20 साल की, यदि एम्प्लॉय हुई है और उसने एक डिमांड क्रिएट की है जिसकी वजह से एक मैन्युफैक्चरिंग स्पर्ट आया है हिंदुस्तान में, वो सारी की सारी इसी वजह से है, क्योंकि बिना किसी हिंड्रेंस के आज ग्रोथ करना पॉसिबल है तो सर्विसेज सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग में उसकी दिक्कतें बहुत ज्यादा है। तो जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो मैं ये बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो बिजनेस ओनर है उसके ह्यूमन राइट्स की भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। और जो लार्ज कंपनीज हैं, चाहे वो उसका माल खरीदती हैं वो लोग हैं, या भारत सरकार या राज्य सरकार है या म्यूनिसिपैलिटीज, जो भी एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं, वो भी ये देखें कि जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर है उसके ह्यूमन राइट्स का क्या होगा। दूसरी बात, ये तो निश्चित ही है, जैसा मैंने कहा कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में ये बेहद जरूरी है कि जो हमारा बिहेवियर है, खासकर जो बिजनेस बिहेवियर है, कॉर्पोरेट बिहेवियर है, वो ऐसा हो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के या एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स के अनुकूल हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो एक तो हम उस सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। आज लगभग 75% जो एक्सपोर्ट्स है वो वैल्यू चेन्स के थ्रू, ग्लोबल वैल्यू चेन्स के थ्रू होता है। और ग्लोबल वैल्यू चेन्स के हर एक के अपने स्टैंडर्ड है, जिसमें आप ये स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, हम अपने सप्लायर को, अपने बायर को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो वहाँ जहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स के इश्यूज इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर हमें विल हैव टू कम अबव द बोर्ड, और जो न केवल हम ठीक करें बल्कि हम ठीक कर रहे हैं ऐसा दिखा भी पाए, तो यानी कि करें भी और उसकी रिपोर्टिंग भी। आज का जो इस वेबिनार का जो पर्पस है वो यही है कि हमने कुछ चीजें पिछले सेमिनार में भी जानी थी कि हम क्या ह्यूमन राइट्स के कौन से बिहेवियर हैं, आज भी कुछ चर्चा करेंगे, पर साथ साथ उसका रिपोर्टिंग भी कैसे करें, कैसे उसको कैप्चर करें, ये भी एक सवाल हमारे सामने होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और आगे जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं उनको इनवाइट करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच मिस्टर भारद्वाज जी। आई थिंक वेरी कुछ जो आपने टॉपिक्स जो मुद्दों पे जिन पे आपने बात करी है बहुत ही वैलिड है, और आई थिंक एक होलिस्टिक, हमेशा एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट रखना, एक और एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट रखना, एक्सपेक्टेशंस को सॉर्ट ऑफ रियलिटी एक चेक देना, वो बहुत जरूरी रहता है। थैंक यू सो मच फॉर दीज इनसाइट्स। आई थिंक एक और चीज जो क्लियरली सामने निकल के आती है, दैट एसएमईज को सपोर्ट की जरूरत, एसोसिएशन से सपोर्ट की जरूरत रहेगी। जैसे कि आपने बोला, ये वेरियस मुद्दे, चाहे वो ओनर्स के अपने राइट्स के बारे में बात हो, किस तरीके से बिजनेस को कंडक्ट करना है, इन सभी के लिए एक कंड्यूसिव, एक एनवायरनमेंट, एक सपोर्ट स्ट्रक्चर और एक सिस्टम की जरूरत एक एसएमई को रहेगी। क्योंकि एक अकेला एक एसएमई शायद वो सारी चीजें, वो सारे रूल्स, वो सारे क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्स, प्रोसेसेस नहीं बना सकते और अप्लाई कर सकते हैं। एक कलेक्टिव के तौर पे, एक एग्रीगेटेड वे में अगर एसएमईज सिचुएशंस, टॉपिक्स, इश्यूज, चैलेंजेस को अगर एड्रेस करें तो एक तरीके से एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, जिसके तहत आई थिंक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक FISME आर लीडिंग the way. So which is great. So with that, I would like to now invite Dr. Vidya Tikku to take the discussion forward and to actually get into the specificities, the application sort of part of the discussion. Over to you, Dr. Vidya Tikku. Thank you. First and foremost, though, अगर मैं किसी बड़े ग्रुप से बिलोंग करती हूँ, but lot of these things that I am talking is my जो मेरे एक्सपीरियंस है कि ये ह्यूमन राइट्स एंड बिजनेस के जो प्रिंसिपल्स हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन जब करना पड़ता है इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, तो उसमें कहाँ पे क्या दिक्कत आती है एंड वो फिर कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक है और जो आइडियाज है वो मैं आज प्रेजेंट करूंगी।
एंड होपफुली उसमें से अगर आप किसी को कुछ सीखने मिले एंड ऐसा हो कि हम ये वाला चीज इज वेरी गुड, हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर कलेक्टिवली इसको देख सकते हैं, तो इट वुड बी वेरी गुड, काफी यूजफुल होगा सबों के लिए। इसमें जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं बिलोंग करती हूँ उनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, दिस इज मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। आई थॉट कि ये सब रिक्वायरमेंट्स जहां से मैंने देख लिया कि बड़े बिजनेस को क्या पूछा जाता है और उसको भी सप्लाई चेन में ये सब करवा के लेना पड़ता है या तो दिखाना पड़ता है कि हमारे सप्लायर्स भी ये फॉलो करते हैं, तो काफी मुश्किलें आती है। तो आई थॉट कि ये प्लेटफॉर्म जो CRB ने जनरेट किया है उनके थ्रू अगर ये बात मैं रख सकती हूँ एंड देयर कैन बी बेनिफिट टेकन बाय सम ऑफ यू, नथिंग लाइक इट। सो एक मैंने 3-4 स्लाइड्स बनाई है, बट देयर वाज अ पॉइंट दैट मिस्टर भारद्वाज टॉक्ड अबाउट ह्यूमन राइट्स ऑफ द स्मॉल स्केल सेक्टर बिजनेसेस, और उन लोगों के जिनके छोटे बिजनेस है उनके भी राइट्स है। अभी ये तो यूनिवर्सल राइट हर सिटीजन के हैं, जैसे लार्ज कंपनी में जब आप काम करते हो वहां भी आपके राइट्स होते हैं, जैसे वर्किंग आवर्स के हो सकते हैं, अगर आप ऑफिसेज में हो, कंपनीज में हो, कितना रेम्यूनरेशन होना चाहिए और मिलना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन की बहुत सारी चीजों पे, मेल फीमेल जेंडर ही नहीं बट उसमें भी कभी हो जाता है कि माइग्रेंट वर्कर्स है तो उनके वर्किंग आवर्स ज्यादा है, लोकल्स है तो कम है, तो दिस इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया में बहुत बार डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन एंड ऐसे भी हो जाता है। सो ट्रेनिंग किसको दे उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कि कोई फेवरेट होते हैं, फेवरेट्स कैन बी बिकॉज ऑफ कौन से एथनिक ग्रुप के हैं या फिर फिजिकली चैलेंज है तो उनका तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, बिकॉज हम लोग उन्हें काम भी नहीं देना चाहते। तो देयर आर ये बहुत सारी चीजें, हर इंसान को आइदर ही इज अ बिजनेस पर्सन, आइदर बड़ा बिजनेस हो छोटा हो, उनके भी अपने राइट्स हैं, प्लस उनके जो काम वहां करते हैं उनके भी राइट्स हैं। और दूसरी चीज ये है कि मतलब नाउ देयर आर दिस टू थिंग्स, हम खुद हमारे राइट्स प्लस हमारे लिए जो काम करते हैं उनके राइट्स। तो आज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल इज मोर कि आपका बिजनेस कंटिन्यू करने में आपके एम्प्लॉयज के राइट्स आपको कैसे रिस्पेक्ट करने हैं, हाउ टू एंश्योर कि वो राइट्स उनके राइट्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होते हैं, कोई अब्यूजेस नहीं होते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए और क्या कर सकते हैं, ये आज अभी हम पहले तो बात करेंगे। तो आई hope my screen is visible. Yeah. Okay, let me minimize. Sure. अभी कोई एक आप लार्ज कंपनी देखो तो उनके सप्लाई चेन बहुत होते हैं। यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि उनको टियर 1 जो डायरेक्टली इन कंपनी को देते हैं उन्हें टियर 1 कहा जाता है। देन उनके इस टियर 1 के जो सप्लायर्स होंगे वो टियर 2 हो जाते हैं, टियर 3, फिर ऐसे ये चेन बन जाती है। एंड ये मटेरियल सप्लायर्स भी हो सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स भी हो सकते हैं। वैसे ही इसमें ये भी है कि सर्विस प्रोवाइडर्स में ये हो सकता है कि कुछ पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करके इस कंपनी को दे रहे हैं या फिर बहुत सारों को दे रहे हैं। इट कुड बी जैसे गारमेंट में जाओ तो इनसे कुछ इनका कोई एक प्रोडक्ट है, उसमें सिंपल थिंग्स में भी कि उसकी सिलाई करके कुछ पीसेस इनको दे रहे हैं या फिर उस पे कुछ कारीगरी करके इस कंपनी को दे रहे हैं। तो समटाइम्स ये छोटे वाले भी इस टियर में आ सकते हैं, बट दे कुड बी स्मॉल। तो किसी भी टियर में किसी भी साइज की कंपनी हो सकती है। नाउ इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस ह्यूमन राइट्स, और इस कंपनी को जो दिखाना है अपने कस्टमर्स को
या अदर पार्टनर्स को कि वी आर फॉलोइंग ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल्स, उनको दिखाना है सारे टीयर्स। तो irrespective of the size of the company in any of these tiers, तो आप ऐसे नहीं समझोगे कि मीडियम स्मॉल स्केल है तो हम तो कहाँ डायरेक्ट कंपनी को देते हैं, हम तो यहाँ हो सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी, आप यहाँ पर भी हो सकते हैं। बहुत बार ये हो जाता है कि जैसे देखिए सॉल्ट, एक सॉल्ट प्रोडक्शन, छोटे छोटे भी सॉल्ट पैन ओनर्स होते हैं और वो भी किसी ट्रेडर को दे देते हैं और ट्रेडर कंपनी को दे देता है। बट कंपनी को ये पूछा जाता है कि आपके ह्यूमन राइट्स के जो प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं, ही विल नॉट गो टू द ट्रेडर, वो उस कंपनी, उस मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा। एंड इन दैट केस दैट मैन्युफैक्चरर मे बी अ स्मॉल और अ मीडियम स्केल सॉल्ट मैन्युफैक्चरर। सो फॉर द कंपनी द डीलर डजंट सिट हियर, यहाँ पे वो मैन्युफैक्चरर बैठा रहता है इन दैट टीयर में। सो आई होप दिस क्लैरिटी इज देयर। अभी जब हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, आई विल मोस्टली फोकस ऑन दैट। सो क्यों मांग रहे हैं ये कंपनीज, जिनको आप, जो आपके कस्टमर्स हैं, और उनको क्यों प्रेशराइज हो रहा है और वो क्यों आपसे मांग रहे हैं? तो मैंने एक एग्जांपल लिया है जो इंटरनेशनल एजेंसी है कॉल्ड डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स बोल के, DJSI। ये इंटरनेशनल एजेंसी है जो बहुत सारे लार्ज कंपनीज को सर्टिफाई करता है कि आप एनवायरनमेंट, सोशल, इस पे आपका काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। एंड वो बहुत जरूरी हो जाता है बिकॉज जबकि इनका अगर रेटिंग अच्छा आ जाए तो वो वाली कंपनी प्रिफर्ड होती है, जिनको बड़े कस्टमर्स, अच्छे कस्टमर्स उनसे बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन जब बड़ी कंपनी को ये रेटिंग अच्छी मिली तो उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है इस DJSI की, उसमें काफी सारी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने इस कंपनी के सप्लायर के लिए रखी है। इसमें मैंने थोड़ा सा समराइज किया है कि किस तरह की रिक्वायरमेंट है। पहले तो उन्होंने मांगा है कि आपका सप्लायर कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, जिसमें आपने ये 7-8 बुलेट जो दिए हैं वो लिखी होनी चाहिए। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स की सप्लायर के प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स और जो भी सर्विस सप्लायर दे रहा है, उसने सारे एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड फॉलो किए। अब ये कौन से स्टैंडर्ड होते हैं? आप जिस कंट्री के हो वहां के, तो मतलब कम से कम प्रदूषण नहीं होना चाहिए, साफ पानी बाहर जाना चाहिए एंड ऑल दैट। वो एनवायरनमेंट हम छोड़ देते हैं। ये सारे जो मैंने लिखे हैं ये सारे ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए। अब इंडिया का तो रेगुलेशन भी है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी साइज ऑफ बिजनेस। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स कौन से लिखे हैं उन्होंने? लेबर राइट्स। लेबर राइट्स में वर्किंग आवर, रेम्यूनरेशन, हॉलीडेज और कितने डेज ऑफ, ये सब आ जाएगा। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड जैसे कि उनको, आपके जो वर्कर्स हैं उनको कलेक्टिवली दे हैव अ राइट टू आस्क फॉर गुड प्लेस टू वर्क, सेफ प्लेस टू वर्क। अगर उनको PP यूज करनी है तो उनका सुझाव लेना चाहिए। इस तरह के काफी इसमें चीजें आती हैं। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन से विचार जो चाइल्ड लेबर, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, सेफ्टी एंड हेल्थ से लार्जली ओरिएंटेड है। तो इसमें आपके सप्लायर का क्या परफॉर्मेंस है ये पूछा जाता है। वर्किंग कंडीशंस में वही है, रेम्यूनरेशन की मैंने बात की। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, अभी ये याद करना है आपको कि ये काम से रिलेटेड हेल्थ एंड सेफ्टी की बात हो रही है। तो जहां काम कर रहे हैं वहां उनका एक्सपोजर तो नहीं है कि टू सम डेंजरस सिचुएशन, की बहुत डस्ट है या फिर केमिकल्स है जहाँ पे ये लोग उसको सूंघ रहे हैं या ब्रीदिंग हो रही है, तो उनका हेल्थ खराब होगा वर्क प्लेस का। इसीलिए वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ की बात है। और एक उन्होंने बात इसी में की है कि बिजनेस एथिक्स, करप्शन, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, ब्राइबरी, इसमें आपके सप्लायर्स का कैसे परफॉर्मेंस है और क्या होना चाहिए
ये आपको सब पहले तो सप्लायर कोड ऑफ कंडक्ट में ये लिखना चाहिए। अभी वंस से सप्लायर कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा एंड इफ यू बिकम, आप अगर एक ऐसे कंपनी के सप्लायर बनते हो तो ये सारे आपके कंडीशन आ जाएंगे। अभी ये आ गए तो इसमें क्या करना है ये आपको अभी जानना पड़ेगा। अभी इन्होंने ये भी कहा है कि सारे मटेरियल सप्लायर्स को आप ले लो, बट कुछ तो बोलो कि कोई क्रिटिकल है, उसमें इक्विपमेंट वाले भी हो सकते हैं, तो उनका आपको ये मतलब परफॉर्मेंस पता होना चाहिए। ये सारी चीजें, सप्लायर सिलेक्शन उनको कंटिन्यू करना है कि नहीं, इसमें इस परफॉर्मेंस को क्राइटेरिया बना के यूज करना चाहिए। okay? फिर कंपनी को सब रिस्क असेसमेंट करनी चाहिए कि मुझे इस तरह के इन सप्लायर्स के साथ ये परफॉर्मेंस क्या है, उसके बेसिस पे मुझे क्या रिस्क है वो मुझे देख के इसमें रिपोर्ट करनी है। तो उसमें आप कैसे करते हो रिस्क असेसमेंट? साइट विजिट करते हो, क्वेश्चनर्स करते हो, कोई थर्ड पार्टी को भेज के कर लेते हो, या फिर उनसे मीटिंग करते हो जो आजकल वर्चुअल भी हो सकती है, या फिर उनको इंफॉर्मेशन भेजते हो। तो ये सारी चीजें कैसे एंगेज करते हो सप्लायर से, ये भी देखी जाती है। फिर सप्लायर का अवेयरनेस उनको देना है ऑन सप्लायर कोड ऑफ कंडक्ट। और इसमें काफी सवाल पे पूछे जाते हैं कि आपने किस कैटेगरी के सप्लायर से आप कितना स्पेंड करते हो, मतलब आपका अगर सप्लायर से लेने का मतलब द कॉस्ट जो आपकी आती है इज बेस्ड ऑन दीज मटेरियल्स फ्रॉम द सप्लायर, उसका कितना परसेंट आपने ऐसे बेटर परफॉर्मिंग सप्लायर्स को दे दिया। सो इसका भी एनालिसिस होता है। नाउ ये सारी रिक्वायरमेंट्स अगर आपको अच्छा रेटिंग चाहिए तो कंपनी को आती है। नाउ DJSI का रेटिंग हर कोई नहीं ले सकता है, दे गो टू लार्ज कंपनीज, वो खुद डिसाइड करती है कि हम किसको इस तरह की रेटिंग देंगे। अब ये जरूरी क्यों है? बिकॉज कस्टमर्स फिर इसको देखते हैं, अच्छा ये लोग DJSI के लिस्टेड में इतना रेटिंग है तो वी शुड डू बिजनेस। तो ये जरूरी होता है। अगर हमें एज अ MSME इनके सप्लाई चेन में रहना है तो ये सारी चीजें फिर हमको भी फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी कम टू इंडिया। इंडिया में हम सब जानते हैं कि बड़ी कंपनीज है, उनको तो लिस्टेड है, उनको स्टॉक एक्सचेंज का बोर्ड है, वहां पे उनको रिपोर्ट देनी पड़ती है जिसमें काफी कुछ सवाल होते हैं। तो उन्होंने काफी सवाल वैल्यू चेन के लिए रखे। ठीक है, अब वैल्यू चेन में क्या होता है, कौन आ जाता है? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, मतलब रॉ मटेरियल से लेके देने वाले, या फिर समझो हमने एक पार्ट प्रोडक्ट बनाया, जैसे मैंने फाइबर बनाया, बट उसका कपड़ा बनने तक उसमें वैल्यू ऐड होके एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो हो गई डाउनस्ट्रीम। तो ये सारे में कैसा रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन का, सप्लाई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट कंट्रीब्यूट टू, तो ये सारे लोग आते हैं वैल्यू चेन। ठीक है, अभी इनके लिए उन्होंने क्या बोला है कि क्या करना चाहिए, सेबी ने क्या रिपोर्ट्स मांगी है, कि ये सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बोले हैं उन्होंने, बट लेट्स टॉक ऑफ सप्लायर्स। इनमें से कोई बिजनेस रिपोर्ट देते हैं क्या? तो इसमें तो बड़े वाले आ गए, इफ यस तो उनकी कितनी परसेंटेज। ठीक है, कोई भी कंपनी से आप लेते हो, अभी नॉट नेसेसरी बड़ी ही हो, तो उनकी सस्टेनेबल सोर्सिंग वो भी करते हैं। अब सस्टेनेबल सोर्सिंग मतलब क्या हुआ? फिर से वही जो मैंने सप्लायर कोड ऑफ कंडक्ट की चीजें डाली थी और जो ह्यूमन राइट्स की डाली थी, उनके सप्लायर्स भी वो करती है। सो रिमेम्बर मैंने जो पहला इमेज दिखाया था Tier 1 Tier 2, वो आ जाता है। अगर आप करते हो कि आपके 10 सप्लायर है, उसमें से कितने परसेंट सस्टेनेबल सोर्सिंग करते हैं, ये रिपोर्टिंग स्टॉक एक्सचेंज को देनी है। उसमें आपने सोशल, एथिकल, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के फैक्टर्स आपने सप्लायर सिलेक्शन में डाले हैं क्या? तो सप्लायर सिलेक्शन में सिर्फ उनकी कैपेबिलिटी है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस सेफ है, उनका क्वालिटी अच्छा है, डिलीवरी ऑन टाइम होती है, इतना ही काफी नहीं है। अभी वो बोल रहे हैं कि उनका सोशल परफॉर्मेंस, जिसमें ये हेल्थ, सेफ्टी, ह्यूमन राइट्स आता है, एथिकल परफॉर्मेंस जिसमें एंटी करप्शन, ब्राइबरी जैसी चीजें आती है, और एनवायरमेंटल तो आप जानते हो। तो
इसका उनका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया आपने डाला है क्या, और ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हो क्या? और फिर करते हो क्या, आप यस बोलने से नहीं होता, आपको फिर बताना है कितने। ठीक है। फिर एक सवाल ये भी है कि आप डायरेक्टली एमएसएमई से या स्मॉलर प्रोड्यूसर से मटेरियल लेते हो। हाँ, अभी इसमें अगेन दिस इज, अगर उन्होंने सिर्फ मटेरियल बोला है तो आप याद रखिए कि उनकी सर्विसेज भी इसी में आती है, इसलिए मैंने पहला डेफिनेशन दिखाया। एंड आप अगर डायरेक्टली लेते हो तो वो आपके कंपनी के आजू बाजू वाले हैं, नेबरिंग स्टेट के हैं, कहाँ के हैं, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू पुश के जहां पे लार्ज कंपनी हो उसके आजू बाजू वाले सप्लायर्स या वैल्यू चेन पार्टनर से ज्यादा बिजनेस हो, ताकि सबों की वहां पे उन्नति। okay? आपकी अभी और क्या रिपोर्टिंग होती है कि इसमें आप ऐसे भी सप्लायर है क्या जो मार्जिनलाइज या वल्नरेबल ग्रुप है। अब मार्जिनलाइज या वल्नरेबल ग्रुप की डेफिनेशन लीगली तो ऐसी है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, नॉट कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, बट वल्नरेबल ग्रुप की डेफिनेशन कंडीशन के हिसाब से बदलती है। समटाइम्स विमेन कैन बी वल्नरेबल ग्रुप, कभी कोई कम्युनिटी कैन बी वल्नरेबल। सो बेसिस दैट आप ऐसे सब ग्रुप से ले लेते हो क्या, एंड देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोक्योरमेंट जिसमें इन लोगों से आपने सोर्सिंग करी है। ओके, तो ऐसे सवाल है। वैल्यू चेन पार्टनर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस, उनके वर्किंग कंडीशंस, सॉरी दिस इज सेक्सुअल हैरेसमेंट रिलेटेड पॉलिसीज, डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड पॉलिसीज, चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर, वेजेस, इसका आप असेसमेंट आप करते हो क्या? अभी ये जो डीजीएसआई ने मांगा था वही इधर भी। ओके, और ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट होता है, कोई एडवर्स इम्पैक्ट होता है क्या, इसका परफॉर्मेंस भी वैल्यू चेन में क्या है ये पूछते हैं। एंड देन इस तरह से और एक सवाल है कि अवेयरनेस प्रोग्राम कितने करते हो आप वैल्यू चेन पार्टनर्स को, बेसिस ये रिक्वायर है, ताकि इट्स नॉट कि आप सिर्फ सप्लायर कोड ऑफ कंडक्ट में या और कहीं अपने सप्लायर्स को बता दो, वैल्यू चेन पार्टनर्स को बता दो कि आपको ये करना जरूरी है, उतना ही नहीं, फिर आपको उसके रिलेटेड अवेयरनेस भी देना चाहिए, उनको समझाना है क्या करना है जहां तक हो सके। देन बहुत सारे बड़े कंपनीज हैं जो सप्लायर्स के साथ एंगेज होके हेल्प भी करते हैं। तो किस तरह से फिर ये हेल्प हो सकती है? पहले तो ये है कि बेस में आप हमने ये लिखा है कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सप्लायर को बताई जाती है, ताकि और जो एक्सपेक्टेशन पहले 2 स्लाइड में मैंने दिखाई वहां से आती है। पहले तो बता दो कि भाई क्या जरूरी है, एंड मोस्टली सप्लायर से एक्सपेक्ट होता है कि आपको ये हम दे रहे हैं, ये कंडीशनल, इस कंडीशंस को आपको फॉलो करना है, आप ये साइन करो। एज अ स्मॉल सेक्टर आपको पहले समझना है कि मैं साइन कर रहा हूँ, मुझे बिजनेस चाहिए, वरना तो मुझे मिलेगा नहीं, दैट्स ट्रू, बट उसमें फिर आपको अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पहले अंडरस्टैंड करो इसका मतलब क्या है, हाँ, कि मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इतना साइन करके नहीं होगा, फिर वो कंपनी आएगी मॉनिटर करने, ऑडिट करने, तो अपनी तैयारी होनी चाहिए ना। अब इस आप साइन करोगे, बट आप वहां तक पहुंचने के लिए देयर आर मेनी, बहुत जगहों से फिर आपको मदद लेनी पड़ेगी। उसमें हम बोलते हैं कि सप्लायर की कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है, एंड बहुत बार कंपनीज डू इट, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम एज अ एमएसएमई सेक्टर हमें भी हमारी कैपेबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। ये नहीं सोच के चलेगा कि ये भाई बड़े कंपनी उनके पास पैसा है तो वो कर सकते हैं इसीलिए वो करते हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने आपको शुरू की स्लाइड्स दिखाई कि प्रेशर उनको भी आ जाता है फ्रॉम सेबी इन इंडिया, बाकी सारे कस्टमर से, क्योंकि हर एक को अपना बिजनेस बढ़ाना है, लेकिन कस्टमर से ऑर्डर्स चाहिए तो उनकी ये रिक्वायरमेंट्स आने लगी है। इन्वेस्टर से चाहिए, अभी इन्वेस्टर जैसे बड़ी कंपनी है तो मे बी बड़ी बैंक्स, इंटरनेशनल बैंक्स, वहां से इन्वेस्टमेंट के लिए कर्जा ले सकते हैं, दे आर ऑल्सो आस्किंग द सेम थिंग्स, और उसकी थर्ड पार्टी ऑडिट होती है इनके साइड्स की कि
ये सारे पे हमको परफॉर्मेंस और डेटा दिखाओ, और परफॉर्मेंस मतलब पूरा कई सालों का उन्हें डेटा चाहिए होता है। वो खुद भी जाके इस कंपनी के सप्लायर से बात करके उसकी एविडेंस देख लेते हैं कि ये कंपनी सही बोल रही है क्या, आर दे रियली डूइंग इट, तभी इन्हें हम पैसा। तो दीज आर द प्रेशर्स व्हिच आर कमिंग। तो अभी ये म्यूचुअली हमको एक दूसरे के लिए बिजनेस छोटा बड़ा जो भी हो बढ़ाना है। तो आज की ये जरूरत है कि ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू कंप्लाई विद। इसमें जो जरूरी है करना वो हमें करना है। तो कैपेबिलिटी बिल्डिंग में इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी, ट्रेनिंग। तो इसमें हो सकता है कि ट्रेनिंग एक तो इंडस्ट्रीज देती है, जरूरी है कि हमें वो ट्रेनिंग अटेंड करके समझना है। अगर नहीं भी दे रहे हैं तो हम सप्लायर कोड ऑफ कंडक्ट साइन कर रहे हैं, डिमांड फ्रॉम द इंडस्ट्री कि हमको समझाओ हमें क्या करना है। गो बैक टू योर इंडस्ट्री एसोसिएशंस और उनसे बोलो कि देखो ये जरूरी है, इसमें हमें कोऑपरेटिव जैसा बना के हो सके तो ये कुछ एक चीजों के लिए हमें हेल्प चाहिए, हम करेंगे बट हमको हेल्प चाहिए। अभी अगर बोल रहे हैं सिस्टम्स होने चाहिए, डेटा मेंटेन करना चाहिए, बहुत बार हो जाता है कि हमें समझता नहीं है या फिर हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये सब कुछ कैन बी डन एज अ कोऑपरेटिव टुगेदर, या फिर इंडस्ट्री एसोसिएशन में रजिस्टर करके हर एक कोई अपना सबमिशन वहां दे सके क्या, ताकि इंडिविजुअली ये सब मेंटेन ना करना पड़े। इंडस्ट्री पीयर्स मतलब आपके जैसे ही सिमिलर जो है, आइदर सेम प्रोडक्ट और सिमिलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स या फिर सारे ही स्मॉल स्केल सेक्टर्स या मीडियम स्केल सेक्टर्स, इनका मिला के भी ये अवेयरनेस आपके कस्टमर यानी मे बी अ लार्ज कंपनी इज डूइंग फॉर यू, बट इनको भी ये करना चाहिए। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये आज की जरूरत है टू अटेंड दिस ट्रेनिंग, समझना और इसको अपने बिजनेस में हम अभी कैसे ला सकते हैं इसकी प्रोसेस बनाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें पार्टनरशिप हो सकती है एनजीओ के साथ, कोई लाइक माइंडेड ह्यूमन राइट्स रिलेटेड एनजीओ है, जैसे कि बोला कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। अभी अगर आपने होम बेस्ड वर्कर को कुछ काम दिया, बिकॉज है कुछ जैसे टेक्सटाइल सेक्टर में होता है, फूड सेक्टर में होता है, सम ऑफ कुछ काम या फिर होम बेस्ड वर्कर को भी दिए जाते हैं। आप कैसे इंश्योर करोगे कि वहां पे बच्चे नहीं वो काम कर रहे हैं? तो या फिर उसी घर के बच्चे कर रहे हैं तो उसमें रेगुलेशन है कि उनका स्कूलिंग बंद नहीं होना चाहिए, वो स्कूलिंग करके फिर कर रहे हैं तो ठीक है, फिर भी कितने घंटे करते हैं, तो ये सारा कैसे जानोगे? तो इसके लिए होपफुली एनजीओ जो उन एनजीओ जो है जो इस बारे में काम करते हैं उन्हीं से जुड़ जाना इज अ बेटर ऑप्शन। सम ऑफ देम कैन बी ट्रेड यूनियन, आई डोंट नो मीडियम स्मॉल सेक्टर में ये एप्लीकेबल है क्या, बट डिपेंडिंग ऑन सम ऑफ दोस के अगर है यूनियंस तो उनके थ्रू भी कैसे हम ये पार्टनरशिप में ये सारे ह्यूमन राइट्स रिलेटेड काम कर सकते हैं वो देखना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दिस गवर्नमेंट एडवोकेसी, बिकॉज अभी जो बात की भारद्वाज जी ने कि बहुत बार इतने रेगुलेशंस है इतने, और अभी ये एडिशनल आया है, ऐसे सोचोगे तो उसमें हमें गवर्नमेंट से जुड़ के अगर कुछ चेंज लाने हैं इन सम ऑफ द रेगुलेशंस, या फिर कहो कि हमको कॉमन डेटाबेस बनाओ, इतने सारे मेरे कस्टमर हमको सब हर बार यही पूछते हैं और हमको रिपोर्ट्स और ये सब देना पड़ता है, एंड देन ये बहुत बड़ा हैसल है। इससे अच्छा है कि आप एक डेटाबेस बना दो, हम हमारा सब वहां डालेंगे और वहीं से देख लेंगे बाकी कस्टमर जो देखना है। दिस कुड बी वन थिंग। तो इस गवर्नमेंट एडवोकेसी के लिए भी वापस आप अपने ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से या फिर एसोसिएशन से मिलके यहाँ पार्टिसिपेट भी होना बहुत जरूरी। यू कैन आस्क कि अगर मैं ये सब करूँ तो परचेजिंग प्रैक्टिसेस या कुछ इंसेंटिव्स तो मिलेंगे नहीं अपने कस्टमर से। यू कैन वर्क टुवर्ड्स दैट कि मैं मेरे सारे सिस्टम प्रोसेसेस अच्छा कर रहे हैं हम लोग, आपके सप्लायर कोड ऑफ कंडक्ट पर मेरा इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है, तो आप खुद बात करो कि फिर मेरे को अश्योर्ड बिजनेस चाहिए, दैट विल बी माय इंसेंटिव।
या फिर आप लोग जब अपने लोगों के लिए ट्रेनिंग करते हो तो हमको बुलाओ, भी हमको आके वहां पे बताना है कि हमारी क्या दिक्कत है, या फिर आपसे सीखना है। तो ये एसोसिएशन अपने अपने कस्टमर से और भी बढ़ा सकते हो कि ये इस तरह के प्रैक्टिसेस और इनसे सीखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन ही नहीं, अपने कस्टमर से भी आप पूछ सकते हो कि हमें दे तो दिए हो, समझाओ, ट्रेनिंग दे दो, हम भी जुड़ के काम करेंगे। और बहुत बार होता है कि अगर आप सही में अच्छे सप्लायर हो, जिससे रहना है, इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री को एज अ कस्टमर रखना है, तो समटाइम्स ये इंसेंटिव्स में पार्ट इन्वेस्टमेंट की भी आप बात कर सकते हैं कि हम करेंगे, वी विल वर्क टुगेदर, बट मेरे को फाइनेंशियली इतना इन्वेस्टमेंट आप करोगे, तो फिर ऑल दोस टर्म्स उस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये कुछ एक ऐसे ऑप्शंस हैं। क्या हो करना चाहिए फिर? समझ लो समरी में कि सप्लायर कोड ऑफ कंडक्ट आपको दिया है, उसकी क्या नीड है, सिस्टम्स डालनी पड़ेगी, मतलब एक तरीका डालना पड़ेगा कि ये काम फिर कैसे होगा, उसको मॉनिटर करना है और डेटा मेंटेन करना पड़ेगा। और जब चाहिए कस्टमर से डेटा शेयर तो करना पड़ेगा, बट आपको इसमें डेटा प्राइवेसी कस्टमर फॉलो कर रही है ना, ये जानना है, क्योंकि वो आपका राइट है। आपका बिजनेस का परफॉर्मेंस डेटा जो भी मांगेंगे, ऐसा नहीं है कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, बट ऑन ह्यूमन राइट्स परफॉर्मेंस, वो आपके कस्टमर ने विदाउट योर नॉलेज कहीं भी शेयर नहीं करना है। तो ये आपको शेयर तो करना है, बट आप अपना डेटा प्राइवेसी का राइट के हिसाब से जान लो कि क्या कैसे कस्टमर से शेयर हो रहा है। उनके अगर क्वेश्चन है, सर्वे है, तो इसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है, नहीं तो फिर ये होगा कि इंफॉर्मेशन नहीं है तो इस सप्लायर से काम नहीं होता, तो कर सकते हैं ये हो। तो इसके लिए यू हैव टू पार्टिसिपेट एंड रिस्पॉन्ड टू दिस। जो नहीं समझ रहा है और जो करना मुश्किल है, ब्रिंग अप दैट कि अभी तो हम इतना ही कर सकते हैं, हमको ये सपोर्ट चाहिए, हम आगे ये कर सकते हैं। और सपोर्ट के लिए डोंट गो ऑलवेज टू द कस्टमर, बाकी पीयर्स है, इंडस्ट्री एसोसिएशन है, वहां से भी लेना। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज नहीं है, वी ऑल शुड लुक एट ट्राइंग टू डेवलप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे ये सारा इंफॉर्मेशन एक जगह हो, बिकॉज आपके अगर 15-20 कस्टमर है, हर कोई यही मांग रहा है, तो हर बार आप बस रिपोर्ट ही बनाते रहेंगे हर एक। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म की बहुत जरूरत है, और इंडिया में अभी मतलब देयर इज, इट इज वेरी वीक, स्पेशली ये जो एनवायरनमेंट या सोशल या ह्यूमन राइट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन और परफॉर्मेंस के चाहिए होगा, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है। ऑल्सो सप्लायर कौन है, क्योंकि सप्लाई चेन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सप्लायर कौन है इसका नॉलेज तो होता ही नहीं है, और पूछने जाओ तो सप्लायर डिस्क्लोज भी नहीं करता है, क्योंकि उन्हें भी ये डर रहता है कि भाई मुझे बाईपास करके फिर उसी से तो नहीं माल ले लेंगे। तो दैट इज व्हाई ये सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल, टू मेक अवेलेबल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, इस पर अभी हमको ऑल ऑफ अस अदर इन इंडिया वर्क शुड बिगिन to maintain all industry information on a digital platform. And I think I'll stop here, Nandini. I hope my Right. Yeah, thank you. Thank you so much, Dr. Tikku. This is very extensive, very comprehensive जो आपने present किया अभी। I think मेरा तो आसान काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है in terms of the volume of and the coverage in terms of क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, किस तरीके की सहायता एक SME के लिए available है, धीरे धीरे ग्रेजुअली किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको टैकल किया जा सकता है। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपने जो कवर किए हैं, मैं सोच रही थी बिफोर परहैप्स आई क्या कहते हैं, मे बी सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा और मे बी elaborate a little bit on some of the aspects that you have probably touched upon, or maybe more of a recap than anything. I was thinking एक बारी because so much information has been shared कि अगर किसी के पास कुछ questions अगर हैं तो क्या कहते हैं, आप प्लीज अभी क्या कहते हैं पूछ लीजिए, क्योंकि आई अंडरस्टैंड अभी फ्रेश रहते हैं, क्वेरीज क्वेश्चंस भी रहती हैं, तो अगर ऐसा कोई
टॉपिक या कोई पॉइंट जो समझ में नहीं आया हो या जिस पे आपको थोड़ा और इलैबोरेशन चाहिए, तो वी वेलकम एनी क्वेश्चंस। आप ये जो जूम पे हाथ रेज कर सकते हैं या वीडियो ऑन कर दीजिए, तो हम आपको आपका माइक ऑन कर देंगे और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? लुक्स लाइक एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ, यहाँ पे कोई क्वेश्चन। ग्रेट, ठीक है। सो मे बी देन इन दैट केस I will more or less sort of in a concise manner एक थोड़ा सा इसको जो अभी आपसे विद्या टिक्कू जी ने शेयर किया है उसके बारे में थोड़ा सा और बात करूंगी। तो विद्या टिक्कू जी ने जो एक तो जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने बताया कि एक एसएमई के लिए किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल बिजनेस या एक बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स का एक लेंस एक को समझना एक तो बहुत अनिवार्य और इम्पोर्टेंट है, और उसको अप्लाई करना अपने डिफरेंट प्रोसेसेस में उसको इंटीग्रेट करना अपनी थिंकिंग में कितना जरूरी होता जा रहा है। और वो जरूरी इसलिए है क्योंकि आज की तारीख में जैसा कि उन्होंने बताया, लॉज बन चुके हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं, जहाँ पे जो बिग बिजनेसेस हैं उनसे ये मांगा जा रहा है, उनसे उनके लिए फॉर्मेट्स तैयार किए गए हैं जहाँ पे उनसे ये इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है कि आप जो करते हैं वो तो ठीक है, बट आपके जो सप्लायर्स हैं उनके बारे में भी आपको हमें इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। और किस तरीके के सप्लायर्स हैं, किस तरीके के प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस हैं, किस तरीके के वर्किंग कंडीशंस हैं, वो सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। इसकी वजह से जो बिग बिजनेसेस हैं वो फिर डाउन द सप्लाई चेन ये सारी इंफॉर्मेशन अपने सप्लायर से क्या कहते हैं एक्सपेक्ट कर रही हैं और मांग रही हैं। तो उसके लिए इट बिकम्स एक तरीके से एक बिजनेस सेंस बन जाता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज बन जाती है कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन आने वाले समय में या अभी से ही बिजनेसेस आपसे मांगेंगी। तो उसके लिए आपको किस तरीके के कागज, किस तरीके के डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो मैं ये प्रेजेंटेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। राइट, इज माय प्रेजेंटेशन विजिबल? सबको दिख रही है? यस। ओके, परफेक्ट। तो आई थिंक ये तो एक बेसिक था। मैंने जैसे कि कहा था कि कुछ लोग हमारे साथ अभी पहली बार जुड़े हैं, तो थोड़ा सा एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हमको ये समझ में आ गया है कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल बिजनेस। रिस्पॉन्सिबल बिजनेस बेसिकली अगर देखा जाए या मानव व्यापार और मानव अधिकार की अगर बात की जाए, तो बेसिकली जिस पॉइंट पे बात करें होती है, जिस पे पूरा ये डिस्कशन क्या कहते हैं बेस्ड है, वो ये है कि बिजनेसेस इम्पैक्ट्स क्रिएट करती हैं, अच्छे इम्पैक्ट्स और कुछ हद तक जो एडवर्स इम्पैक्ट्स होते हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट्स। अच्छे इम्पैक्ट्स में जैसे कि जॉब क्रिएशन, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, वो सारी चीजें आ जाती हैं। जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स निकल के आते हैं वो जिस तरीके से रिसोर्स डिप्लीशन हो जाए या इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाए या किसी के मानव अधिकार का वायलेशन या अब्यूज हो जाए, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। तो एक बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स या रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट की जब हम बात करते हैं, तो हमारी कोशिश एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें हमारी कोशिश ये होती है कि जो अच्छे इम्पैक्ट्स हैं बिजनेस के, उनको बढ़ाया जाए, उनको दिखाया जाए, कम्युनिकेट किया जाए, और जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज किया जाए, उनको मिटिगेट किया जाए। तो वो एक फ्रेमवर्क हमारे लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है। आज की तारीख में बड़ी बिजनेसेस से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो फुल्ली इसके बारे में जाने, उसके बारे में उसके जो भी उसके तहत जो रूल्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उनको अप्लाई करें। और अब ओवर टाइम क्या कहते हैं, ये एक्सपेक्टेशन स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइजेस से भी बनती जा रही है। क्योंकि ये जो डिबेट है अब, ये जैसे कि पहले वाले वेबिनार में बोले थे, ये डिबेट अभी नया डिबेट नहीं, ये 10 साल से चलता आ रहा है कि किस तरीके से बिजनेसेस को रिस्पॉन्सिबल बनाना है।
पहली, और ये गवर्नमेंट का खुद एक इनिशिएटिव रहा है जहाँ पे उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिकली इस टॉपिक को अप्रोच किया है। 2011 से क्या कहते हैं, जब इस पे चर्चा शुरू हुई, फिर एक गाइडलाइन आई, एनवीजी, नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस, सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। उसके तहत एक BRR करके एक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आया, जो कि सेबी, जिसके बारे में अभी विद्या टिक्कू जी ने बात करी थी, उसको लाया गया। वो 100 क्या कहते हैं, लिस्टेड टॉप 100 लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी कर दिया गया। फिर आने वाले सालों में 2012 में ये मैंडेटरी किया, फिर आने वाले सालों में 2015 में इसका स्कोप बढ़ा के 500 कर दिया। आज की तारीख में इसका स्कोप और बढ़ा के 1000 लिस्टेड, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज कर दिया गया है। इसके अलावा जो सप्लायर्स जो बाहर क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो सप्लायर्स है, वो तो काफी समय से इस टॉपिक के बारे में जानते हैं, इस टॉपिक को समझ गए हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनली ये एक्सपेक्टेशन, इस तरीके का डिस्क्लोजर, इस तरीके की इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है काफी समय से। तो बेसिकली जब हम रिस्पॉन्सिबल बिजनेस की बात करें, जैसा कि क्या, इट इज अबाउट मैनेजिंग जो इम्पैक्ट्स जो बिजनेस क्रिएट करती है, और उसके लिए हमारे पास फ्रेमवर्क्स जो हाउ एस्पेक्ट है, वो उस पे अभी हम क्या कहते हैं, बात करते हैं। ये कुछ स्लाइड्स थी कि हमें क्यों करना चाहिए रिस्पॉन्सिबल बिजनेस। एक आज की तारीख में ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट इस तरीके का हो गया है कि ये एक एक्सपेक्टेशन बन चुकी है। आपको अगर आगे रहना है, कॉम्पिटिटिव रहना है, तो आपको इसको जितनी जल्दी अडॉप्ट कर सकें आप करिए। दूसरा क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप एक्सेस कर पाएंगे डिफरेंट मार्केट्स, डिफरेंट, आज की तारीख में कस्टमर्स आपके बहुत जो कि वो होता है एक तरीके से, वो खैर एक अलग ही डिबेट है, बट जो कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक है, ये ये अच्छे से सही जगह से सोर्स हुआ है, कस्टमर्स भी इस तरीके की डिमांड, एक तरीके की अवेयरनेस आ गई है। फिर जो बिजनेस केस, जिसके बारे में हमने पिछली बार भी थोड़ा बात किया था, कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, आपको बैंक से अगर लोन करना है, तो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के अलावा आपसे नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स भी मांगे जा रहे हैं। तो उसके लिए भी, और ये आने वाले समय में ये देखेंगे और भी ज्यादा क्या कहते हैं, बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए भी आपको ये क्या कहते हैं, एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी और इसको क्या कहते हैं, अपनाना जरूरी हो जाएगा। पब्लिक गुडविल एक्सेट्रा, ये सारी चीजें तो जिस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये सारी चीजों के लिए भी अगर आपको अपनी रेपुटेशन बनानी है, गुडविल चाहिए, तो ये सब आपको इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स है कि डी रिस्किंग ऑफ ऑपरेशंस। तो वाइल जो आपको विद्या टिक्कू जी ने कहा कि एक तरीके से ये एक्सपेक्टेशन है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, बट ये भी देखा गया है कि अगर जब जो ऑर्गेनाइजेशन ये प्रिलिमिनरी सर्वेस एक्सेट्रा से ये जो क्या कहते हैं हुए हैं, उनसे ये भी निकल के बात आई है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहते हैं एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं, सही तरीके के प्रोसेसेस, प्रोसीजर, जैसे कि उन्होंने बताया कि आपके पास क्या कहते हैं, मैकेनिज्म्स हैं, सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए आपके पास क्या कहते हैं, प्रॉपर क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास। जब आप क्या कहते हैं, अगर आपका केमिकल या उस क्या कहते हैं, हानिकारक पदार्थ टाइप जो चीजें होती है, हैजार्डस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड आपका काम है, तो उसका डिस्पोजल, वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा, उसके लिए आपके सही बिल्कुल प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स हैं। वो सारी चीजें क्या कहते हैं जब रहती हैं, तो एक तरीके से आप अपने आप को खुद ही डी रिस्क करते हैं। तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या कहते हैं, जब आपकी रिस्क हाई होती है, रिस्क लो होती है, तो नेचुरली आपके क्या कहते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑप्टिमाइजेशन, वो क्या कहते हैं, हायर रहती है। एक्सीडेंट्स कम होते हैं, आपका जो लेबर का एब्सेंटीइज्म या टर्नओवर, वो क्या कहते हैं, कम रहता है। तो एक तरीके से ये, अगर इवन इफ अगर हम बिग बिजनेसेस को इक्वेशन से हटा दें, तो भी ये एक क्या कहते हैं, एक रिस्क मिटिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिजनेस को रिस्पॉन्सिबल होना उन्हीं की मदद करता है, उन्हीं के ही हित में है। मैं यहाँ पे एक चाह रही थी, हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई है जिसमें कि क्या कहते हैं, हमने कैप्चर करने की कोशिश करी है कि किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल बिजनेस इज क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली बिकॉज नॉट ओनली डज इट इम्पैक्ट आपका क्या कहते हैं द बिजनेसेस, बट पूरी सोसाइटी जहाँ पे हम रहते हैं,
उन सब के लिए ये क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बिजनेसेस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें. I'll maybe stop here and let Sia play the video, and then I'll sort of move ahead with my discussion. Kutumbakam. The world is one family. Recognizing the right to a life of dignity and freedom for all humans, as well as protecting the natural habitat of each species, is central to the idea of Vasudhaiva Kutumbakam. In a world driven by commerce and business, enterprises have to take the lead in ensuring this idea. They must respect and promote human rights in all their decisions and actions. They must ensure fair wages, eliminate forced labor, and provide healthy working conditions. They must ensure equal remuneration for women, protect vulnerable and marginalized communities, follow due diligence with respect to the environment, protect the right to clean air and water for people living around the factories, as well as those who are displaced by big projects. In other words, the dignity of each and every individual down the value chain has to be protected. Governments ensure human rights by formulating clear guidelines for businesses to follow, and by taking quick remedial action where human rights have been violated. India is among the leading nations to have developed comprehensive guidelines on the responsibilities for businesses. The United Nations has summed this up as 3 pillars: protect, respect, remedy. A significant chunk of our workforce is still bearing the brunt of forced and child labor, unfair wages, pollution, and displacements. Enterprises urgently need to evaluate their methods down the value chains. Taking its cues from the United Nations and after consulting all the different stakeholders, a national action plan is being formulated. This will help businesses recognize their responsibilities towards their workforce and ensure that their rights are protected. Consumers all over the world are increasingly taking a closer look at everything they buy. They are concerned about each stage of production and acquisition, and care about its ecological footprint. By respecting human rights, we are also setting the standards for social and environmental sustainability. It is about being successful in the long run. As producers and consumers, we all prefer to be guided by our conscience. And it is impossible to run a conscious, ethical business without respecting human rights. Great. Thank you, Sia, for that. So, जैसे कि आपने देखा कि business and human rights is not a concept जो कि एक नया concept है. It has always been a part of the business philosophy in India. And आज की तारीख में we have available tools, frameworks जो कि businesses को help कर सकते हैं उसको act to action it. तो जैसे कि अब I'll probably come to the point. So this was more on the theoretical side and sort of a little bit of a repetition and a recap of what was being discussed overall on business and human rights. What is it all about managing impacts? Why is it important? Because there are businesses asking it, because it makes actual आपके लिए अपने लिए खुद की businesses के लिए it makes sense आपके खुद के operations के लिए को de-risk करने के लिए आगे अपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, लोन हो, चाहे वो नए मार्केट्स हो, चाहे कंज्यूमर्स का दिल जीतने के लिए हो, इन सब चीजों के लिए बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स को समझना बहुत जरूरी हो जाता है. अब ये हो गया कि अगर आपने बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स को आप समझ रहे हो तो इसको एक तरीके से स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो फ्रेमवर्क जिसकी बात हो रही थी, एक जो टूल जो हमारे पास अवेलेबल है जिसके बारे में डॉक्टर विद्या टिक्कू जी ने बात करी थी वो है रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर. तो रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर पे थोड़ा हम बात करेंगे. I'll just maybe share my screen again. 1 minute. Right.
तो अच्छा, इससे पहले जो रिपोर्टिंग एंड बिजनेस के बारे में, जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं, एक और चीज जो मैं हाईलाइट करना चाह रही थी वो ये थी कि कई आप ये भी सोच सकते हैं कि हम कंप्लायंस तो कर रहे हैं, तो और इस बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स और कंप्लायंस तो शायद सेम हो गया, बट यहाँ पे एक बहुत ही क्रिटिकल डिफरेंस वो ये है कि जहाँ कंप्लायंस खत्म होता है वहां से बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स या रिस्पॉन्सिबल बिजनेस शुरू होता है। तो जो आपको कंप्लायंसेस करनी है, जो लॉज और रूल्स, फैक्ट्री एक्ट्स, जो भी एक्सेट्रा, जो भी कोड्स हैं, उन सब का जो फॉलो करना है, वो तो कंप्लायंस हो गया। बट इसको एक राइट्स अप्रोच की तरफ से देखना, एक मानव अधिकार के लेंस से देखना, वहां से आपका बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स का एस्पेक्ट शुरू होता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जैसे कि बात हुई कि आपके जैसे किसी बिजनेस जो करते हैं उनके लेट्स से कि पोल्यूशन, वाटर, जो भी वेस्ट निकल के आता है वो आपके लेट्स से वो बिजनेस जो तालाब है जहाँ पे कम्युनिटी या एक विलेज रहता है, वहां पे वो क्या कहते हैं, जो उनकी ड्रेन है वो उस तालाब में वो वाटर जो है एक तरीके से ड्रेन आउट हो रहा है। तो वहां पे आप अगर ये देखें कि उन विलेजर्स जो वहां पे जो विलेज में जो लोग रहते हैं, उनका ये मानव अधिकार है कि उन्हें स्वच्छ क्लीन वाटर मिले। तो कहीं ना कहीं ये क्या कहते हैं, एक राइट्स पर्सपेक्टिव के तौर पे आ जाए कि ये एक उनका अधिकार है और इसीलिए इसको करना क्या कहते हैं, गलत होगा, इसका एक एडवर्स इम्पैक्ट निकल के आ रहा है। तो नॉट जस्ट आपकी फैक्ट्री में क्या हो रहा है, बट टू अंडरस्टैंड कि इस पे सोसाइटल क्या इम्पैक्ट हो रहा है और किसी की राइट्स अगर वायलेट हो रही हैं तो उसको समझना और उसके लिए फिर एक रेमेडी या उसको एड्रेस करना, और उस अगर वो तालाब गंदा हुआ है तो उसकी रेमेडी कुड बी उसकी क्लीनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा, या वहाँ पे जो लोग इल हुए हैं उनके क्या कहते हैं मेडिकल की क्या कहते हैं एक्सपेंसेस को लेना, दोज वुड बी देन गोइंग बियॉन्ड जस्ट कंप्लायंस। तो दैट वाज वन क्रिटिकल पॉइंट जो कि जनरली पूछा जाता है कि कंप्लायंस तो हम कर रहे हैं, उसके अलावा क्या। तो बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स इज नॉट जस्ट अबाउट कंप्लायंस, इज नॉट जस्ट अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट इज एक्चुअली अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट देयर आर राइट्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, राइट फ्रॉम आपके कंपनी में जो काम करते हैं टू द कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स जो आपका प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उन सब के अधिकार हैं, उन सब का एक क्या कहते हैं अधिकारों का आपको सम्मान करना जरूरी है। अच्छा, तो अब आते हैं रिपोर्टिंग पे। रिपोर्टिंग के बारे में जो कि विद्या टिकू और ये सारी जो आपको जो प्रिंसिपल्स बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की गई थी, जिनके बारे में आपको समझाया गया था, वो सारी ये जो क्या कहते हैं जो नेशनल एक मिनट, मेरा ये सॉरी, ये शेयर हो रहा है, इज द स्क्रीन द आर द स्लाइड्स मूविंग? हेलो, No, not at the just moment. wanted to check. Oh, okay. So that seems like there's some problem here. Anyways, is it moving now? Yes, it was moving. ओके, परफेक्ट। सो तो ये जो था कि सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में समझना, उनको उनके उनके लेंस को अप्लाई करके क्या कहते हैं बिजनेस के डिसीजंस लेना, ये 9 प्रिंसिपल्स में दिए गए हैं, जो कि NGRBC एक बुकलेट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इस पे ये सारी चीजें क्या क्या वो अधिकार, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, वो सब इसमें दी गई हैं। अब आते हैं एक्चुअल जो रिपोर्टिंग की जो बात हो रही थी, जहां से विद्या टिकू जी ने आपको बताया था कि आज की तारीख में बिजनेसेस से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सप्लायर्स पे, तो ये है जो आपकी बिजनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग के जो रिपोर्टिंग और डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क है, जिसको अब एक नया नाम दिया गया है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, जो कि आज की तारीख में 1000 कंपनीज के लिए मैंडेटरी कर दी गई है। इसके अलावा आज की तारीख में बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स पे एक नैप जिसको हम कहते हैं, वो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है। उम्मीद है कि इस साल वो क्या कहते हैं आ जाएगा, जिसमें अगेन सप्लाई चेन को बहुत मायने दिया गया है, महत्वपूर्ण दिया गया है कि किस तरीके से सप्लाई चेन को और अधिक ट्रांसपेरेंट और अधिक अकाउंटेबल बनाया जाए। तो एक तरीके से एक्सपेक्टेशन ये है, बट दूसरी तरह से ये भी दिया गया है कि किस तरीके से धीरे धीरे स्ट्रक्चर्ड वे में और किस तरीके से इसको इंसेंटिवाइज
किया जा सकता है, ताकि और भी बहुत सारी एसएमईज इससे, इस मुद्दे से, इस टॉपिक से जुड़े। तो उसके तहत क्या कहते हैं, जो BRSR लाइट, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक BRSR लाइट की बात हो रही है। तो एक BRSR जिसकी बात हो रही थी, जहाँ पे विद्या टिक्कू जी ने बात करी थी कि ये जो मैंने जो लिस्ट आउट क्वेश्चंस किए हैं, जो कि विद्या टिक्कू जी ऑलरेडी आपके साथ बात कर चुकी हैं, जहाँ पे किस तरीके का माल सप्लायर से कितना वॉल्यूम में लिया जा रहा है, वो सप्लायर्स किस तरीके की प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, कौन से पॉलिसीज बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड उन सप्लायर्स के पास है, किस तरीके के सप्लायर्स को आप प्रेफरेंस देते हैं। तो ये सारे तरीके के क्वेश्चंस, बड़े सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सप्लायर्स से, किस तरीके की वर्किंग कंडीशंस वहाँ पे हैं। तो ये तो बड़ा BRSR है। एक छोटे BRSR लाइट की बात हो रही है, जो कि अनलिस्टेड क्या कहते हैं कंपनीज और SMEs के लिए भी इस डॉक्यूमेंट, ये जो मैंने आपको मेरी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन में देख रहे हैं, इसमें ये डॉक्यूमेंट पे ये एक पूरा एक पैराग्राफ है ऑन SMEs, जहाँ पे इस डॉक्यूमेंट की बात हुई गई है, और इस वर्जन BRSR लाइट की वर्जन की बात हो रही है, जो कि आने वाले समय में पहले वॉलंटरी बेसिस पे क्या कहते हैं इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और धीरे धीरे इसको इंक्रीज किया जाएगा, इसका स्कोप फ्रॉम अनलिस्टेड कंपनीज टू इवन गोइंग टू आपका ये जो SMEs है। और ऑब्वियसली क्योंकि SMEs के चैलेंजेस, SMEs के सॉर्ट ऑफ स्पेसिफिक्स को मद्देनजर रखते हुए इसको BRSR लाइट किया गया है, जहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली बनाए जाएंगे। तो ये एक प्रपोजल है जो कि इस सरकारी डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी आ चुका है। अब क्या कहते हैं, जो बात कर रहे थे, जो आपको बताया गया था, विद्या टिक्कू ने जब आपको बताया कि ये चीजें हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मुद्दे हैं, बी ए डिस्क्रिमिनेशन, वर्किंग कंडीशन, क्या कहते हैं जेंडर रिलेटेड इश्यूज, जो सोशल वेलफेयर बेनिफिट, हेल्थ एंड सेफ्टी, ये सारे टॉपिक्स थे। बट ये जो इम्प्लीमेंट करने की जो मेथडोलॉजी, जो अप्रोच है, वो किस तरीके से क्या कहते हैं, वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप, वो उसके क्या स्टेजेस रहेंगे, वो यहाँ पे मैं आई ट्राई टू सॉर्ट ऑफ कवर ब्रीफली। तो सबसे पहले तो है कमिटमेंट फ्रॉम द टॉप। सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स जो कि हमारा इस क्या कहते हैं वेबिनार से ये है कि हम जो सीनियर मैनेजमेंट है, जो ओनर्स हैं, उनसे बात कर सके इस वेबिनार के थ्रू, टू मेक देम अंडरस्टूड सॉर्ट ऑफ इंश्योर और मेक एक अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकें, जहाँ पे कि एक कमिटमेंट फ्रॉम द टॉप। आज अगर लीडरशिप से ये कमिटमेंट आ जाता है कि हम इस टॉपिक में पूरा विश्वास रखते हैं, रिस्पॉन्सिबल बिजनेस को फॉलो करना, परसू करना हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो वो सबसे बड़ी जीत है। सबसे बड़ी जीत वही है, और वो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि एक कमिटमेंट आए टॉप से। अब जब हम कमिटमेंट की बात करते हैं, तो सिर्फ बोलना क्या कहते हैं सफाई नहीं करेगा, मतलब सिर्फ बोलने तक नहीं रुकना है। उसको सबसे पहला स्टेप है, एक बार ये कमिटमेंट लीडरशिप का एक फुल बाय इन आ जाता है कि इस मुद्दे से हम जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, इसमें हम अपना बिजनेस केस देखते हैं। उसके बाद एक पॉलिसी। अब पॉलिसी के जनरली SMEs को लगता है कि पॉलिसी मतलब कि एक सिंपल स्ट्रेट क्या कहते हैं स्टेटमेंट फ्रॉम द लीडरशिप कि सस्टेनेबिलिटी को किस तरीके से कोर प्रैक्टिसेस में और कोर थिंकिंग में इंटीग्रेट किया जा रहा है, वो एक वन लाइन जो कि फिर आप अपने वेबसाइट पे या अपनी एनुअल रिपोर्ट्स एक्सेट्रा में डालें, वो एक बहुत बड़ा सिग्नल, एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो ये कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी फ्रॉम द लीडरशिप इज क्रिटिकल। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, जहाँ पे स्ट्रैटेजीज, जो पूरा जो गवर्नेंस सिस्टम है। अब जो गवर्नेंस सिस्टम है, ऑफ कोर्स बिग बिजनेसेस का अलग बहुत बड़े गवर्नेंस सिस्टम्स होते हैं, SMEs टिपिकली जैसे कि बताया प्रोप्राइटरशिप होते हैं, तो एक बारी द ओनर बेसिकली टेक्स द फाइनल कॉल। तो वहां पे इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि जब एक बारी पॉलिसी बन जाए, तो जब आप बोल रहे हैं कि आप कमिटेड हैं, आपके कोर प्रैक्टिसेस में आ रहे हैं, तो जरूरी हो जाता है कि फिर उस तरीके के स्ट्रैटेजीज बनाई जाए कि लेट्स से कि हमको लगता है कि हमारी बिजनेसेस में ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क्स हैं, या बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स के हमको लगता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी हमको पे हम ध्यान देना चाहेंगे पहले साल में, हम ध्यान देना चाहेंगे जेंडर या विमेन पार्टिसिपेशन में, हम ध्यान देना चाहेंगे कि नो चाइल्ड लेबर है। हम 2 या 3
या चाहे बेशक एक कोई मुद्दा उठाएं बिजनेस एंड ह्यूमन राइट, हम कहें कि इस पे हम कमिटमेंट देते हैं, तो फिर उसके बेसिस पे आप स्ट्रैटेजीज और ऑपरेशंस अपने डिवाइस करेंगे और अपना टारगेट्स, फिर एक बारी वो ऑपरेशंस या क्या कहते हैं स्ट्रैटेजीज जो बन जाती हैं कि हमने डिसाइड किया है कि हमारे को ये 5 रिस्क हैं, हम पहले साल में सिर्फ इस एक रिस्क पे कंसंट्रेट करेंगे। फिर होता है कि आप अपना टारगेट सेट कर लें कि हम चाहेंगे कि हम 20% या 25% या 10% क्या कहते हैं केसेस जो अगर हमारे चाइल्ड लेबर के आते हैं तो हम इनको एड्रेस करेंगे, हम सुनाई इसका सुनवाई होगी, हमारा एक कमिटी बैठेगी, इस पे क्या डिसीजन उस तरीके से चर्चा होगी। तो ये टारगेट आप सेट करते हो। तो सबसे पहले कमिटमेंट पॉलिसी पे, उसका फिर ब्रेकडाउन आता है स्ट्रैटेजी और ऑपरेशन में। वंस द स्ट्रैटेजी इज क्लियर, फिर आप टारगेट्स बनाते हैं और फिर आता है आपका रिपोर्टिंग और आपका क्या कहते हैं मेजरमेंट, जहाँ पे इवैल्यूएशन होता है। तो रिपोर्टिंग क्या कहते हैं मेजरमेंट में टिपिकली आप अपने जो टारगेट है, जहां से आपने शुरुआत करी और जहां आपने टारगेट रखा है, उसको आप मेजर करते हैं कि हम कहाँ पहुंचे, ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर में कोई पर्टिकुलर चैलेंज रहा हो जिसकी वजह से नहीं मीट हो पाया, जिसमें कोई वो नहीं है, बस उसको मेजर करना जरूरी है कि इस चीजों की वजह से हम कर पाए या इस चीजों की वजह से हम जो हमने टारगेट सेट किया था उससे भी हम आगे निकल गए। तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने स्टेक होल्डर्स, अपने बिग बिजनेसेस, गवर्नमेंट, अपने पियर्स, सबको ये इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, इट इज रिकॉर्डेड। तो वहां पे वंस यू मेजर्ड इट, दैट्स व्हेन द होल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर, जहां पे कि आप अपने स्टेक होल्डर को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि मैंने ये सिर्फ बोला नहीं है, इसको एक्चुअली मेजर किया गया है और उसके ये आंकड़े हैं, ये डेटा पॉइंट्स हैं। तो आपके पास रेडी इंफॉर्मेशन है to give to big buyers, to give to investors, to give to banks, to give to क्या कहते हैं civil society, government, trade unions, industry associations, और क्या कहते हैं इसको रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। ये सिर्फ आपने बाकी के प्रोसेस कर लिया और रिपोर्ट और डिस्क्लोज नहीं किया, ये भी एक क्या कहते हैं तरीके से इनकम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डेटा जो बाहर जाना चाहिए, जो लोगों को पता चलना चाहिए, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो डिस्क्लोज नहीं हुआ है। और लास्ट आई थिंक जो पॉइंट जो कि खैर बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स में वो थोड़ा एडवांस लेवल होता है, वो होता है रिड्रेसल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स। तो जब आपके क्या कहते हैं केसेस, जैसे कि रिपोर्टिंग में अगर आपने मुद्दा लिया है चाइल्ड लेबर का कि हम एलिमिनेट कर देंगे इसको, और लेट से 1-2 केसेस आते हैं तो जहाँ पे डिटेक्ट होता है, तो उसका किस तरीके से आपने रिड्रेसल किया है और किस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं, विसल ब्लोअर पॉलिसी एक्सेट्रा, वो सारे क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्स, उस तरीके के रिड्रेसल ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, सेक्सुअल हरासमेंट का जैसे कमेटी रहती है, वो सारे स्ट्रक्चर्स जो आपके इन प्लेस हैं वो कितने इफेक्टिव हैं, उनको रिकॉर्ड करना वो हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस है, ये जरूरी नहीं है कि सारी चीजें, सारे स्टेप एक साथ करने हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ओवर टाइम अपने हिसाब से क्या कहते हैं SMEs कैन वन बाय वन डू दिस। तो कोई ये एक्सपेक्टेशन SME से बिल्कुल नहीं है कि वो सारी चीजें ओवरनाइट करेंगे। स्टेप 1 भी अगर हो जाता है, दैट इज अ बिग स्टेप इन इटसेल्फ। I'll stop here. क्या कहते हैं if there are any questions, happy to take them. और अगर नहीं है तो फिर हमारे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। आई एम ऑल्सो कॉन्शियस कि टाइम हमने 5 बजे का बताया, 4-5 मिनट ही है, बट इफ देर आर क्वेश्चंस, क्वेरीज एक्सेट्रा और इवन फीडबैक, तो वो भी मोस्ट वेलकम है। इफ यू थॉट कि ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया है इस या एक्स पॉइंट या वाई पॉइंट पे थोड़ा और इलेबोरेशन की जरूरत है, तो वो भी हैप्पी टू सॉर्ट ऑफ वर्क ऑन दैट फीडबैक। ठीक है, तो आई थिंक हमारा जो आपसे जो क्वेश्चन वो ये है कि इतना ये जो हमने डिस्कशन किया है उस पे एग्जैक्ट, थैंक यू सिया, उस पे कि आपको क्या लगता है कि टॉप 2 और 3 क्या कहते हैं
रिस्क, बिजनेस एंड ह्यूमन राइट रिस्क रिलेटेड रिस्क क्या है एक एसएमई के लिए, और किस तरीके का सपोर्ट आप चाहेंगे, चाहे वो आपके एसोसिएशन से हो, इंडस्ट्री एसोसिएशन से हो, चाहे वो आपके गवर्नमेंट से हो, चाहे वो बिग बिजनेसेस से हो. कोई एनी थॉट्स? Nandini, you're on mute. Sorry, I was saying that the last time Mr. Saxena had some very good points. If he's with us for this webinar, maybe he would like to share. Sorry, I'm putting him on the spot, perhaps. Okay, so I see there is either, I think I have a feeling that either we've overwhelmed the SME sector, the SMEs with बहुत ओवर क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड शायद हो गया है, या मेरे को लग रहा है कि शायद दिस इज आई डोंट नो. एनी पर्टिकुलर कोई भी रिस्क जो मे बी कोई वुड लाइक टू सॉर्ट ऑफ, एक कोई रिस्क या जेंडर पे रिलेटेड हो, या सेफ्टी हो, या इन्वायरमेंट रिलेटेड, कोई रिस्क जो किसी के दिमाग में आ रही है कि उनके बिजनेसेस में शायद ये 2-3 रिस्क मोस्ट इम्पोर्टेंट है इवन कंप्लायंस पर्सपेक्टिव से. Right. I'm also looking at Vidya Tikuji. If you might have any sort of closing comments that you want to make, or Mr. Bharadwaj, because I see that there are not very many questions. Oh, okay. We have a question from Arun. The main organization must help their associated SME regarding the implementation of sustainability. Absolutely, Mr. Tripathi. I think वो तो 100% है कि big businesses have a big role to play, and उनसे ये expectation रखी भी गई है. आप क्या कहते हैं, अगर आप BRSR जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो टॉप 1000 कंपनीज को आज की तारीख में करना है, वहां पे ये पूछा जाता है कि किस तरीके की कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स आप करते हैं अपने सप्लायर्स के लिए, अपनी वैल्यू चेन के लिए. इंडस्ट्री एसोसिएशन से भी वो एक्सपेक्टेशन है कि वो बिजनेसेस अपने जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ मिल के काम करें, ताकि उनकी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, कॉम्पिटेंसी इस टॉपिक पे बढ़े. Vidya, if you have any additional points, maybe you can talk a little bit about what maybe Aditya Birla is doing, in terms of capacity building of SMEs. Okay, Arun Tripathi is asking financial help is also required. There was a follow-up on that help. हाँ, fine, yeah. That is, वहाँ पे मैंने वही touch किया था कि if you look at see financial help now, एक तो I don't know small sector है तो finance part मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि how it works and the finance part of it. But that is what I had said, that when you can work with your customers, which may be businesses bigger than you, ये सब करने से देखो big business को भी क्या है कि क्यों कर रहे हैं, इस करने से hopefully preferred customer बन जाए. Okay, they may be they will become a preferred supplier of large customers. इसके लिए करते हैं. और करना है तो they have to also ensure कि supply chain में हो. Same logic applies कि आप क्यों करोगे, क्योंकि आप भी तो preferred supplier बनना चाहिए ना आपको. So अभी इसमें finance की बात ये है कि yes, you can work possibly with your customer कि ये मेरा performance है and I will do more and I will do this. Can I become your preferred supplier? है ना, मेरा परफॉर्मेंस आपके क्राइटेरिया पे इतना अच्छा है कि तो can I make it as a 5-year contract कि मैं ये आपको सप्लाई दूँ, or I will be there on the top 1 or top 3 suppliers में, and some assurance of the business if it can come.
This can be one way you can look at it, rather than saying ये सब करने के लिए मेरे को पास आज पैसे नहीं। ये हर बिजनेस में सर्वाइवल के लिए कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है ना, तो समथिंग इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. This is something not a capital investment in terms of seeing as an equipment or something that you buy, but these are all systems required, or this is a transformational investment. बजट आपकी होती है कि मेरे को मशीन लेनी है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में मैं डाल रहा हूँ, ऑपरेशंस के लिए मेरे को ये खर्चा आता है तो मेरा ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ये है. थर्ड कैटेगरी आज देखना जरूरी है, ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपेंडिचर, जबकि ये सारी चीजें अभी जिस स्पीड से ये आ रही है. सो फॉर दैट आज तो हमने एनवायरनमेंट वगैरह की बात ही नहीं की है, इनफैक्ट उसमें वो भी है, बट ये फोकस ओनली बिजनेस ह्यूमन राइट्स का है. उसमें भी तो एनवायरनमेंट वाले में भी जो एक्सपेक्टेशन है उसमें तो बड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल बजट लगी एक्सपेंडिचर होगा वो, क्योंकि जहाँ भी some part of CSR fund may be transferred to SME. Arun Tripathi ji, CSR is for society, not for a business. SME is also considered as a business. So I don't think so. The law allows that. और उसकी भी जो reporting करनी पड़ती है, उसमें we cannot show ये business, छोटे business को भी हमने ये support किया. नहीं, commercial interest not. Commercial interest में नहीं invest हो रहा है. It looks easier, but regulation के हिसाब से वो वैसा नहीं है. So this is where one needs to think कि if I am making a profit of 100, where will I invest it and put some as a budget or as a kitty for transforming. कल को अगर आपको धीरे धीरे ये जो आ रहा है अभी जो स्मॉल स्केल में भी आएगा, ज्यादा इंडस्ट्रीज में आ रहा है, नॉट इन द सर्विस सेक्टर, इज अबाउट रिड्यूसिंग योर कार्बन एमिशंस. जो सप्लायर्स में भी आएगा, स्कोप 3 में आप सारे सप्लायर्स बैठे हो कि आप कहाँ से कितना पावर लेते हो, कोल यूज कर रहे हो, डीजल यूज कर रहे हो, फुटप्रिंट दिखाइए, वहां पर भी डेटा मांगा जाएगा. बट बिकॉज दिस इज नॉट दैट फोरम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट. इनफैक्ट उस हिसाब से देखें तो ये बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स इज वेरी इजी टू डू. जो आप बात कर रहे हो एनवायरनमेंट के और सेफ्टी के जो आ रहे हैं, उसमें देयर इज मोर मनी दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टेड. सो financially, second option to do is work in a group. Don't start doing things individually. That's where I initially said that maybe it's like a scheme of something like a cooperative, engage with a particular NGO, or as a team, as a group, or maybe small industries in a particular geography or type of industry. इस तरह से फिर इसमें आपको स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन की एसोसिएशन के थ्रू जाके देन इट बिकम्स अ लिटिल मॉनिटरीली नॉट वेरी ओवरवेलमिंग. तो इसके ये दो ऑप्शंस में आप देख सकते हैं, बट यहाँ पे कोई बैठ के आपको अश्योर्ड बिजनेस बिकॉज यू डिड दिस नहीं होगा. और सेकेंडली आई डोंट थिंक देयर आर एनी स्कीम्स वेयर इसके लिए, जैसे इसमें क्या है, आपको सिस्टम्स करनी है, डेटा रखना है, दैट वे and it will help for a longer term for multiple customers, because ये तो basic foundation बन जाएगा. That way it is the benefit to look at it. Right. One has to go through these means and collaboration to spread out that expense, और मिलके खर्चा उठ जाएगा rather than going individually. That's all I can say on this finance part. Tripathi ji is saying very Right. informative. Yes. Well, the point is इसके बाद आगे क्या करोगे is also required. वरना तो बस सुन लिए आप, हमने भी सोच लिया कि भाई we shared some knowledge, but उसका आउटपुट क्या निकला is very important. Right. तो वो भी होना चाहिए. Yeah. हाँ जी, एब्सोल्युटली. आई थिंक वही है कि ये जो इम्प्लीमेंट, बिकॉज कई बार ये होता है कि थियोरेटिकल बातें होती हैं और एसएमईज कहते हैं कि उनकी रियलिटीज डिफरेंट है और ये सब थ्योरी में ठीक है बट प्रैक्टिकली, बट आज जैसे कि हमने कुछ कुछ चीजें जो बताई हैं कि
it is not क्या कहते हैं रिसोर्स मतलब फाइनेंस इंटेंसिव, ये प्रोसेसेस है, ये एक कमिटमेंट की बात है, एक लीडरशिप स्टेटमेंट की बात है, उसके बाद स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा जो लगाने की जरूरत है। वाइल पॉइंट इज एब्सोल्युटली नोटेड कि दिस कैन नॉट, एक एसएमई से पूरा की पूरा एक्सपेक्ट करना ये गलत है। तो वहां पे as a collective, as in an aggregated manner अगर systems लगाए जा सकते हैं, associations से बात की जा सकती है, कुछ partnerships with NGOs किया जा सकता है, जो कि technically क्या कहते हैं on ground on field क्या कहते हैं trainings दे सकते हैं, advice दे सकते हैं, वो क्या कहते हैं चीजें कैन बी सम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। मोर ओवर आई वुड से कि कॉस्ट पे क्या कहते हैं इस पूरे डिबेट को या इस पूरे डिस्कशन को लाना शायद एक सही अप्रोच नहीं रहेगी, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी एक तो ये लॉन्ग टर्म विजन है, दूसरा आपकी बार्गेनिंग पावर, आपकी नेगोशिएटिंग पावर को ये स्ट्रेंथन करेगा। बिकॉज जब आप कहेंगे कि आपने ये सारी चीजें करी और आपको पता है कि जब आप ये सारी चीजें करते हैं तो बिग बिजनेसेस को अपने कस्टमर्स को कम्युनिकेट करने में फायदा होता है, तो ये क्या कहते हैं क्या कहते हैं इज अ सॉर्ट ऑफ नेगोशिएटिंग ग्राउंड फॉर बिजनेसेस रादर देन गोइंग ऑन द कॉस्ट वाला पार्ट, जो कि मेरे को लगता है वहां पे फिर वही है कि एक तरीके से फिर वो फाइनेंशियल असिस्टेंस एक्सेट्रा की बात होती है। द आइडिया इज टू लुक कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स परहैप्स क्या है, कौन कौन से कैपिटल का एक्सेस, लोन एक्सेस, मार्केट एक्सेस, बिजनेस में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, वो सारी चीजें आई थिंक प्रोबेबली टू लुक एट इट फ्रॉम दैट लेंस परहैप्स वुड बी क्या कहते हैं बेटर। प्लस डी रिस्किंग, अब जैसे कि हमने काफी देखा है कि कोविड के टाइम पे, और ये कुछ हमने बिजनेसेस जब बात करी है, तो जो बिजनेसेस जिनके पास इस तरीके के सिस्टम्स स्ट्रक्चर्स अपने वर्कर्स के लिए क्या कहते हैं अवेलेबल थे, उन बिजनेसेस वो फिर भी अपने उनका जो डिसरप्शंस हुए हैं प्रोडक्शंस में वो फिर भी कम हुए हैं, रादर देन जिन बिजनेसेस को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था, कोई स्ट्रक्चर्स और मैकेनिज्म्स इन प्लेस नहीं थे। वहां पे ये देखा गया है कि वर्कर्स माइग्रेटेड, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, जहाँ पे वर्कर्स हैव गॉन बैक एंड क्वाइट अ फ्यू आर सॉर्ट ऑफ नॉट विलिंग और अनविलिंग टू come back to the same businesses, whereas businesses that have been responsible, जिन्होंने अपने big suppliers, big buyers के साथ मिलके क्या कहते हैं रिलीफ एक्सेट्रा पहुंचाया, इंश्योर किया उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी, उनके वर्कर्स की क्या कहते हैं प्रायोरिटी पे रही है, कईयों ने ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया है, कई लोगों ने फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड किया है। तो ऑफ कोर्स नॉट जस्ट द एसएमईज विद बिग बायर्स, दोनों ने मिलके वहां पे देखा गया है कि उनका जो कमबैक रहा है प्रोडक्शन, वापस प्रोडक्शन शुरू करने में, वापस फिर से बिजनेस फीट पे आने पे, वो फास्टर रहा है, बजाय उनके जिनको नहीं किया उनमें से कुछ उनको शॉप शट करनी पड़ गई है। तो ये इस तरीके के, अभी ये पहला और आखिरी पैंडेमिक नहीं है, तो इस तरीके के एनवायरनमेंट में रहना जहाँ पे जल्दी बदलाव आ रहा है, चेंजेस है, अनसर्टेनिटी है, ये सारी चीजें एक तरीके से आपको एक कुशन प्रोवाइड करती हैं कि आपको जो धक्का जो लगे, जो शॉक जो लगता है, वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाए। तो I'll just stop here maybe. ठीक, great. I think we've sort of overshot our time. I would maybe hand it over to Shreya for the closing. So over to you, Shreya. Great. Thank you, Nandini. Thank you, Dr. Tiku. Thank you, Mr. Bhardwaj, and of course, FNF and everyone who participated with us. आज जो भी हमारे साथ जुड़ पाए, thank you so much. आपने टाइम निकाला और आप आए. Hopefully, इस वेबिनार के बाद, इस सेशन के बाद आपके कुछ डाउट्स कुछ हद तक तो क्लियर हो गए होंगे, और हम अगर नहीं भी हुए होंगे तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू CRB. आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं एंड यू कैन राइट टू अस, या फिर इस वेबिनार के बाद भी अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, एंड वील बी हैप्पी टू, आपके जो भी सवाल होंगे वील बी हैप्पी टू आंसर. Yeah, I think that's about it. So thank you everyone for participating, and have a good weekend. Thank you. Thank you everyone. Bye bye. Thank you. Thank you, Vijay. Thank you, Bhardwaj. Thank you.